सो इनफैक्ट आज कह सकते हो कि हम लोग फिजिक्स का पहला टॉपिक फिजिक्स का पढ़ रहे हैं जिससे सवाल नीट में आएंगे। हालांकि नीट में वेक्टर से भी आता है, बट नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स। इससे बहुत सारे सवाल हर साल होते हैं और हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, और एक लेवल तक जाएंगे और जिससे कि नीट में जितने सवाल पूछे हैं उतना हो जाए, उससे टफ सवाल भी हो जाए। तो तुम लोगों को बहुत ध्यान देना है। थोड़ा स्ट्रगल करते हैं मेडिकल वाले, बट हमने मैथ इतना पढ़ा दिया है, इतना डेप्थ तक पढ़ा दिया है कि तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा काइनेमेटिक्स में, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस किया, कैलकुलस डिस्कस किया, एंड वेक्टर भी तुम लोगों ने सही रेस्पॉन्स किया है। जो 11th में पोर्शंस पढ़ने का है फिजिक्स में, वो सबसे बड़ा पार्ट जो है दैट इज मैकेनिक्स। पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा, और बच्चों को तकलीफ देता है ये मैकेनिक्स। 11th में स्पेशली मेडिकल वाले तो कहते हैं फिजिक्स बहुत ही टफ है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। बट बिलीव मी, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, यू विल एंजॉय फिजिक्स। और एक बार फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया ना तो नीट तो यू क्रैक कर दोगे। रियली बता रहा हूँ, फिजिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बच्चों मैकेनिक्स में तुम्हें जो है जितने चीजें, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, वर्क, पावर, एनर्जी नाम सुना होगा, न्यूटन्स लॉ, रोटेशन, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, फ्लूइड, ये सब मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो मैकेनिक्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। वन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, अनदर इज कॉल्ड डायनामिक्स। फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर, मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। हमें पढ़ना क्या है? मोशन। कोई बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी में मूवमेंट है, बॉडी इज इन मोशन। तो अगर बॉडी मोशन में है तो वो किसी टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। किसी टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, किसी नेक्स्ट टाइम पे पोजीशंस क्या होगा, एक्सलेशंस तुम्हें पता रहेगा। तो उसके मोशंस को एनालाइज करना। एनालाइज मीन्स कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, वेलोसिटी क्या होगा, पाथ कैसा होगा उसका मोशन का, ये सारी चीजों को पता करना। दैट मीन्स वी विल एनालाइज मोशन। एनालाइज कैसे लिखेंगे? एनालाइज मोशन। एनालाइज मीन्स किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या है, किसी टाइम पे पोजीशंस क्या है, नेक्स्ट पाथ कैसा होगा, ये सब पता करना है ना। वी वॉन्ट लुक फॉर कॉज ऑफ मोशन। मतलब हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि बॉडी में एक्सेलेरेशन इतना क्यों है, बॉडी में एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में क्यों है, बॉडी को एक्सेलेरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, विच ऑफ द थिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल, है ना। वो चीज नहीं देखेंगे। तो कहेंगे वो कहां देखेंगे? सो वी विल लुक दैट कॉन्सेप्ट इन डायनामिक्स। डायनामिक्स मीन
we will look for cause of motion। तो यहां तक लिख लो बच्चों। डायनामिक्स में कॉज ऑफ मोशंस देखेंगे और तुम्हें पता है कि फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्सलेट, और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। रोटेशंस के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शंस, और आगे की चीजें आएगी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन। ये सारे चैप्टर्स ये है, ये बड़ा है ना। मेन पोर्शन यही है। काइनेमेटिक्स कि अगर इतना एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, अलग पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा किसी टाइम, ये चीज देखें। अब कुछ बच्चों को ये लगा होगा कि सर आप बात कर रहे हो मोशन, मोशन ये है क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज मोशन, हाउ वी विल से दैट कि कोई भी बॉडी मोशन में है। तो मैं समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, जस्ट उसका उल्टा, रेस्ट। तो शायद तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा कि रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट क्या है? तुम कहोगे कि जैसे मैं, तुम चेयर पे बैठे हो, आराम से बैठे हो, रेस्ट में हो। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, आराम से खड़ा हूं, मैं अभी क्या हूं, रेस्ट में हूं। तुम कहोगे सर आप रेस्ट में हो अभी, बट नाउ आई एम मूविंग। अभी क्या कहोगे? आई एम इन मोशन। कैसे देखा कि तुम, कैसे बताया कि आप मोशन में हो? बिकॉज तुमने देखा कि मैं अभी इस बोर्ड के इस कॉर्नर पे हूं और धीरे धीरे मिडिल में आया और फिर इस कॉर्नर पे आ गया। तो एक्चुअली तुम हमारा जो मूवमेंट देख रहे हो वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में, इस वॉल के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स हमने अभी जो कहा कि, तुमने अभी कहा कि मैं मोशन में हूं, उसके लिए तुमने एक रेफरेंस लिया, वॉल का रेफरेंस लिया, बोर्ड का रेफरेंस लिया। कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, वो ये डिपेंड करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को, उस पार्टिकल को किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? सो कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन में है, दैट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन कि वी आर ऑब्जर्विंग इन विच फ्रेम। तो आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। बट मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो बच्चों को जनरली बुक्स में या टीचर्स, कॉमन सा एग्जांपल होता है। कॉमन सा एग्जांपल ये होता है बच्चों, इफ यू आर इन ट्रेन, तो तुम अपने ट्रेन में अपने सामने वाले पैसेंजर के रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो, बट जो प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर खड़ा है ना, ग्राउंड की चीजों के रेस्पेक्ट में you are in motion if train is moving. Okay, in fact you are in motion with the passenger of other train which is also moving in the same direction or maybe in opposite direction with different speed. और अलग अलग फ्रेम के रेफरेंस में देखोगे तो उसका मोशन तुम्हें अलग दिखेगा, उसका वेलोसिटी अलग दिखेगा। that means this all thing is relative, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन का जो वॉल है, ट्रेन का जो विंडो है, ट्रेन का सीट है, उसके रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया कि दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट। किसी एक बॉडी का वेलोसिटी किस फ्रेम से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इफ यू आर मूविंग इन ए कार, है ना, तो कार के रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो, दूसरे कार के रेस्पेक्ट में तुम्हारा कुछ वेलोसिटी है, तीसरे कार के रेस्पेक्ट में तुम्हारा कुछ और वेलोसिटी है, जो साइकिल पे जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारा कुछ और वेलोसिटी है। तो आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक लिख लो।
सो क्या पढ़ेंगे, तो एक रफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं, बहुत रफली मैं बताऊंगा, सो दैट कि ओवरऑल आइडिया रहे कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो डेफिनेशंस देंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, आज तो हमारा बेसिक डेफिनेशंस ही रहेगा। एंड देन वी विल डिस्कस रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशंस का मतलब मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस पे कम से कम 4 लेक्चर्स, 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे, 3 से 4 लेक्चर्स। उसी में आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी भी, बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया कितना हाइट तक जाएगा, फिर कितने देर बाद वापस आएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट सब आएंगे, है ना। एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ भी देखेंगे, कैलकुलस पढ़ाया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये सब डिस्कस किया है, तो हम ग्राफ भी देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ फॉर वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशंस को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन भी, 1D, D फॉर डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, इसी में 3 डायमेंशनल भी इंक्लूड हो जाएगा, जैसे इसी में आ जाएगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले मेडिकल में नहीं सवाल पूछता था, बट जब से नीट हुआ है तब से इस पे भी सवाल आते हैं, पहले इससे कम आता था, सिंपली इसी दोनों पे पूरा सवाल होता था। एंड देन फोर्थ पार्ट इज रिलेटिव मोशन। सो ये रफ आइडिया हमने डिस्कस किया, लगभग 4 लेक्चर, काइनेमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, 4 लेक्चर इस पे, 2 लेक्चर्स कम से कम इस पे, मिनिमम 2 बता रहा हूँ, 3 से 4 लेक्चर इस पे और 3 से 4 लेक्चर इस पे, तो इतना तुम्हें लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं डेफिनेशंस पे, और हमने वेक्टर्स में ही इनफैक्ट इसका स्टार्ट कर दिया था। हमने वेक्टर्स में बताया था पोजीशन वेक्टर, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एक ये रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम को हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बना लिया, दिस इज रेफरेंस फ्रेम, और इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल है अभी ए पॉइंट पे, ए पार्टिकल एट पोजीशन ए, तो मैं इसका कहूंगा व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो ओरिजिन से मिला दिया इस पॉइंट को, ये आर हो गया। अगर इसके रेस्पेक्ट में ये आर चेंज नहीं हो, आर कांस्टेंट रहे, वही रहे, टाइम के साथ फिक्स रहे, तो कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। आर वेक्टर, आर सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, आर वेक्टर इज कांस्टेंट, लेकिन अगर ये आर चेंज होगा विद द टाइम तो कहेंगे कि बॉडी इज इन मोशन। ए पॉइंट से सपोज ये बी पॉइंट पे आ गया बच्चों, तो कहेंगे कि अब जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो ये हो गया, इसको लेट्स लिख लेते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 या RI, I फॉर इनिशियल, ये R2 या RF लिख सकते हो। तो इनिशियली यहां पे था, अभी इनिशियली ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, R1 वेक्टर से R2 वेक्टर हो गया, तो कहेंगे बॉडी इज इन मोशन, एंड वी विल डिफाइन ए टर्म कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया था, कहां डिफाइन किया था, वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया था, फिर से बता रहा हूं,
इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दिया स्ट्रेट लाइन से, फॉलोड बाय एन एरो. This vector is called displacement vector. So displacement क्या हो गया यहाँ पे, AB. AB क्या है ये शायद तुम्हें पता है, OB माइनस OA है ना. बिकॉज अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं, OA प्लस AB, OA प्लस AB, एरो देखो ट्रायंगल रूट से OB. OB को बोलते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फाइनल, ऑलरेडी बताया, दोबारा लिखा रहा हूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. यू हैव टू नोट इट डाउन, है ना. ये हो गया R2 माइनस R1. बच्चों ये फाइनल माइनस इनिशियल को ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा R. वी ऑल्सो राइट डेल्टा R, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन R वेक्टर. यही हो गया डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डेल्टा R, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये होगा. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहोगे, ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, है ना. कुछ बच्चे 9th क्लास में इसको ऐसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो वो एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं. लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. Displacement is a vector quantity. Magnitude is the shortest path. अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमने ये पूछा ही नहीं, हमने कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं कि ये पार्टिकल यहां से यहां किस पाथ से आया है. क्या वो ऐसे करके ऐसे आया, पाथ 1 फॉलो किया है, कि ये सीधे ऐसे आ गया पाथ 2 फॉलो किया है, कि ये पाथ 3 फॉलो किया है, या कोई और पाथ हो गया, है ना. ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है. अगर मैं कहूं कि तुम्हारा 3 फ्रेंड हो, तुम लोग यहां से चले, तीनों यहां पहुंचे, मैं कहूंगा तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट एक स्टूडेंट ने ये पाथ फॉलो किया, एक ने ये पाथ फॉलो किया, और तीसरा ने ये फॉलो किया. तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3? तीनों के मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन सी क्वांटिटी डिफरेंट है. डिस्टेंस कवर्ड. तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है बच्चों. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो कौन सा पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. बट एक जो क्वांटिटी की बात करो तुम लोग, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अगर सपोज किसी ने स्कूटर से मूव किया है बाइक पे, तो जो ऐसे गया होगा उसका फ्यूल कम जला होगा, जो ऐसे गया होगा थोड़ा ज्यादा, जो ऐसे गया होगा उसको और ज्यादा. या कहीं कोई दौड़ के गया है, तो अगर सेम स्पीड से गया तो अलग अलग टाइम लगेगा, या अगर सेम टाइम में गया है तो ये थोड़ा स्लो चला होगा, ये थोड़ा फास्ट चला होगा, ये सबसे फास्ट चला होगा अगर सेम टाइम में पहुंचा है तो. एनीवे,
हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां से यहां गया है तो तीनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल। कुछ बच्चे या बुक में भी सिंपली डिस्टेंस लिखा रहता है, बट मैं डिस्टेंस नहीं बोलता हूं। डिस्टेंस का मतलब हो जाता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे एक टर्म बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट, जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, और दूसरा मैं बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस वो चला है। सो व्हाट इज दिस? डिस्टेंस ट्रेवल इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल इज जो पार्टिकल मूव किया जो पाथ पे, उस पाथ का पूरा लेंथ, है ना। इसको कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इज लेंथ ऑफ द path it followed। लेंथ ऑफ द पाथ इट फॉलोड, जो भी पार्टिकल मूव किया है। कोई कहेगा सर लेंथ कैसे मेजर? अच्छा, सुन पा रहे हो क्या? क्या ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था? चलो, हम लोग क्या बोल रहे थे? डिस्टेंस ट्रेवल इज लेंथ ऑफ द पाथ इट फॉलोड। तो ये पाथ लेंथ कैसे निकालोगे? तो एक आइडिया मैं बता रहा था कि सोचो कि ऐसे ऐसे क्या करो, थ्रेड लो और इस पाथ पे थ्रेड को ऐसे ऐसे रख दो। थ्रेड को यहाँ पे मार्क करो, एक एंड को यहाँ रखा, दूसरे यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे मार्क कर दो, और इसको फिर स्ट्रेट कर दो, और इसका लेंथ मेजर कर दो टेप से, मेजरिंग टेप। तो ये जो लेंथ आएगा स्ट्रिंग का, वही ये क्या होगा? पाथ लेंथ, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज व्हाट? लेंथ ऑफ द पाथ, या शॉर्ट में कहें पाथ लेंथ। और मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आया। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों, मैं एक डिस्प्ले स्टेटमेंट लिख रहा हूं। कोई भी मोशन है, फॉर एनी मोशन, कहीं से कहीं गया है, तो हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कौन बड़ा है कौन छोटा? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में तो तुम बोल सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस ट्रेवल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इतना समझ में आ गया होगा। तो वेक्टर और स्केलर में कंपैरिजन नहीं होगा, वी विल कंपेयर बिटवीन द मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ displacement, magnitude of displacement is always less than or equal to distance traveled। बताओ ये स्टेटमेंट क्या तुम लोग एग्री कर रहे हो इससे कि ये सही है सर? Yes, sir. प्रिया ने बताया यस सर, करेक्ट है। क्योंकि सोचो कि ये अगर ऐसे चला है, ऐसे चला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है। ऐसे चला है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये, डिस्टेंस ट्रेवल का ये पाथ लेंथ। लेकिन अगर पार्टिकल ऐसे ही चला है, ऐसे ही चला है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है ना। क्लियर? सो अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल किसी टाइम इंटरवल में इक्वल है,
तो क्या कमेंट कर सकते हो? क्या कुछ उस पे अपना एनालिसिस बता सकते हो? क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव किया है? तनिष्का ने बहुत सही जवाब दिया, पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया तनिष्का। अगर ये दोनों इक्वल है किसी इंटरवल में तो कहेंगे कि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पे हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन हुआ है ना? लेकिन कम तो कभी होगा नहीं डिस्टेंस ट्रेवल। अगर डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है देन व्हाट कमेंट वी कैन से? क्या हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं? व्हाट वी कैन से? पार्टिकल का मोशन कर्व्ड पाथ पे हुआ है। पार्टिकल का मोशन कर्व्ड पाथ पे हुआ है। क्या नेसेसरली कर्व्ड पाथ पे हुआ है? विराज ने लिखा पार्टिकल हैज नॉट मूव्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हम इस स्टेटमेंट से थोड़ा बचेंगे। हम कहेंगे पार्टिकल का मोशन कर्व्ड पाथ पे हुआ है, लेकिन सर्टेनली कर्व्ड पाथ पे हुआ है क्या? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ए पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे गया, यहां गया और फिर ऐसे आ गया। ए, ये सी है, ये बी है, ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। मतलब मैं ये साइड में इधर दिखाऊं, नीचे ना, इसी लाइन पे वापस आया। अब बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहूं कि सपोज ये 10 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, AC is 10, CB is 4। मैं पूछूं A से जो B पे आया है, इस मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? कहोगे 6। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 14। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट देखो ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करा देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल अगर ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, तो इट मे मूव ऑन ए कर्व्ड पाथ, इट मे मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। बट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव किया है तो ड्यूरिंग मोशन उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है और ड्यूरिंग मोशन अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया ये पूरा। लैंग्वेज में ऐसे सवाल पूछ सकता है। अगर इस सवाल में पूछे तो डिस्प्लेसमेंट इन तीनों में सेम है, बट डिस्टेंस ट्रेवल सबसे ज्यादा 3 का है, फिर 1 का और फिर 2 का है डिस्टेंस ट्रेवल। सो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर? बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी। क्या होता है शायद पता हो। वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना टाइम है डेल्टा टी। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन यहां हम सब सर्टेन इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग वेलोसिटी डिफाइन किया, ये एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया। वी हैव डिफाइंड एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंड आई गारंटी यू 2 महीने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो ये फॉर्मूला भूल गए होगे तुम। 50% बच्चे तो मिनिमम होंगे जो भूल गए होंगे, और ये मैं ऑफलाइन क्लास में तुम्हें दिखा दूंगा। उस समय तुम बताओगे एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 बाई 2। दैट इज नॉट करेक्ट। सर्टेन केस में वो सही होगा, वो स्पेशल केस होगा। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ये है। डेल्टा इज डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो एक वेक्टर्स को स्केलर से डिवाइड कर दिए, और ये डेल्टा टी पॉजिटिव है, टाइम स्पेंड हो रहा है। तो डेल्टा वी का डायरेक्शन, सॉरी वी एवरेज का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी will be same as displacement. So ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें, सॉरी एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, in that case we will write distance traveled upon time interval। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो टाइम तो सेम ही रहेगा। एंड वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। So magnitude of average velocity is always less than equal to average speed. Can we say that? बच्चों एक सवाल देखते हैं। सपोज ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस पार्ट, ऑर्बिट सा कोई पाथ हमने ले लिया, ऐसे मूव कर रहा है, एंड t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू t1 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू t2 पे यहाँ पे है, यहाँ पे t3 पे है ना? सो अगर मैं पूछूं, ये डायग्राम तुम लोग अपने नोटबुक में बनाओ, और एक सवाल पूछ रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट सवाल, इन द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t1। दूसरा सवाल, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t2। तीसरा सवाल, इन द इंटरवल t1 टू t2। चौथा सवाल, t इक्वल टू 0 टू t3। कैन वी शो दैट ये 4 सवाल कर सकते हैं? कहोगे सर क्या बच्चों का सवाल पूछ रहे हो एकदम से? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो कितना आसान सा सवाल पूछते हो सर, यहां से यहां, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा। दिस इज सवाल नंबर 1। नेटवर्क इशू आ रहा है, मेरे तरफ से नेटवर्क इशू है, शायद तुम लोगों को दिक्कत हो रही होगी।
है ना? Please excuse. चलो देखते हैं थोड़ा नेटवर्क ठीक हो जाए। अभी तो 10 बजे आए, 10 बजे दिक्कत होना शुरू हो गया। अगर हम पूछे T1 से 0 से लेकर T2 में क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस इंटरवल में ये था। अगर मैं पूछूं कि T1 से T2 इंटरवल में क्या एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो डायरेक्शन ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। है ना? तो अलग अलग इंटरवल ले रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट होगा, स्पीड का ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं T0 से T2 में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि स्पीड का होगा, एवरेज स्पीड का दिस पाथ लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड ये पाथ लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा है, डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन इस इंटरवल को कम करो, इतना कर दिया, अब ये हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। अब जो डिफरेंस है थोड़ा कम हो गया। इफ वी टेक दिस इंटरवल, थोड़ा कम हो जाएगा, टाइम इंटरवल कम ले रहे हैं। तो अगर इंटरवल कम लोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस है, रिलेटिव डिफरेंस है, वो कम होते जाएगा। और ये छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, बहुत नजदीक ले आओ, यहां से यहां या यहां से यहां, बहुत छोटा सा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल लगभग दोनों छोटा, बट दोनों इक्वल हो जाएगा। और डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, यहां से देखना, यहां से यहां इंटरवल लेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा जो कि टेंजेंट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। लेकिन मैं इंटरवल ले रहा हूं बहुत छोटा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जो बच्चे कैलकुलस पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, दो चार बच्चे होंगे जो कैलकुलस नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत होगा थोड़ा, बट कैलकुलस कैलकुलस पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। If we take delta t tends to 0, so this statement is called dr upon dt. Delta t becomes dt, and when interval is very small tends to 0, so this is called velocity at that instant. उसी मोमेंट पे, उसी इंस्टेंट पे, तो वो सिंपली v लिखेंगे, आप v इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस velocity. Instantaneous velocity. So हम लोग क्या बता रहे थे बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, dr by dt. What will be the direction of instantaneous velocity? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया तो देखो अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, अगर इंटरवल कम करते गए तो यहां पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेंगे तो यहां का टेंजेंट, दैट मींस direction will be tangential to path.
और सुनना, जब हम इंटरवल बहुत छोटा ले लिए बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही छोटा है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, magnitude of instantaneous velocity is equal to a speed, instantaneous speed. So note it down. अभी क्या क्या स्टेटमेंट दिया, ये सब रिवाइज करना है, ये अच्छे से नोट डाउन करना है। क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, इक्वल, ग्रेटर और लेसर नहीं, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज उस इंटरवल में बहुत छोटा है। तो डिफरेंस क्या है, देखो जैसे जैसे छोटा आते जाएंगे ये और ये लगभग इक्वल होते जाएगा। ये विजुलाइज हो गया होगा। तो अभी क्या किया हमने, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, डिस्टेंस ट्रेवल डिफाइन किया, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया, एवरेज स्पीड डिफाइन किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया और उसमें रिलेशंस बताए। इतना तक हमने बताया। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी सिर्फ डेफिनेशंस बताया हमने। अमोल ने कहा सर कोई डाउट नहीं। यू कैन मैसेज मी, चैट बॉक्स में मैसेज करो। सो बहुत ही आसान सा सवाल ले रहा हूं। सपोज तुमने एक गार्डन में गया, अभी थोड़ा कोरोना आ गया है तो कहता है कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, तो मॉर्निंग वॉक के लिए तुमने निकल गया, और एक गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का, स्क्वायर शेप का है, बाउंड्री देखते हो तुम लोग, इस पे लोग वॉक करते रहते हैं। तो तुम भी नए एनर्जेटिक बच्चे हो, तुम भी गए और यहाँ पे दौड़ रहे हो। मान लो तुम कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो, तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है एंड दैट इज वी नॉट। तो एक छोटा सा सवाल में सिर्फ पूछ रहा हूं, तुमने कांस्टेंट स्पीड से ऐसे दौड़ा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, यहां से चले ए बी सी डी ए, तो पाथ तुमने फॉलो किया ए बी सी डी ए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल, व्हाट इज टाइम टेकन? जल्दी से बताओ, ये तीन ऑर्डर में बताओ जी। जल्दी से आंसर करो, एक साथ आंसर करो। मैक ने आंसर कर दी डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बताते जाओ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम, तीन आंसर, तीन क्वेश्चंस होना चाहिए, सॉरी तीन क्वेश्चंस तीन आंसर। आयुष का आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बता दिया, सब लोग डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट इज 0, चलो दिस इज 0, डिस्टेंस ट्रेवल इज 4L। वेदांत पाटिल ने बताया सही, प्रिया पाटिल ने तीनों आंसर बता दी, बहुत बढ़िया प्रिया पाटिल। 4L/V0 इज द टाइम, एक्सलेंट। तो ये सवाल हमने पहले ABCDA के लिए बताया, दूसरा पूछ रहा हूं फॉर मोशन ABC, ABC यहां तक गया है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे? इसको एक्स एक्सिस मैंने कहा लेने के लिए, इसको वाई एक्सिस कहा है। आई कैप जे कैप में आंसर बताओगे? कहोगे सर कितना आसान सा सवाल पूछ रहे हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे? दिस वेक्टर इज हाउ मच, दिस प्लस दिस, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज L I cap प्लस L J cap।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? L I कैप प्लस J कैप का √2। देवकी गलत आंसर था तुम्हारा। एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो पहले तो एवरेज वेलोसिटी लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज L I कैप प्लस J कैप है अपॉन टाइम। टाइम तुम्हें निकालने आता है, डिस्टेंस चला है 2L अपॉन V0। ये तो तुम्हें 10th का सवाल है। दिस इज इक्वल टू V0 बाई 2 I कैप प्लस J कैप। सो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? V0 बाई 2 I कैप प्लस J कैप का मैग्नीट्यूड। V0 बाई √2 विल बी द आंसर। थर्ड का आंसर ये है। थर्ड का आंसर क्लियर हो गया होगा, V0 अपॉन √2। तो ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ है। कोई पार्क में गए होगे जहां पे जनरली पार्क सर्कुलर या सेमी सर्कुलर से पूछ, ये पार्क है सेमी सर्कुलर पाथ। ये पॉइंट को नाम ए दे दिया, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ओ, और हमने इसको मार्क कर दिया है। एक्स एक्सिस इसको लिया, वाई एक्सिस इसको लिया। t इक्वल टू 0 पे इनिशियली यहां पे है, रेडियस इज r। मैं लिख देता हूं, ए पर्सन इज मूविंग on a semicircular track with semicircular track ABC with constant speed V0 at t is equal to 0, person is at A। पहला सवाल, find displacement for motion, find displacement for motion A to ABC। दूसरा सवाल, डिस्प्लेसमेंट फॉर मोशन A to B। तीसरा सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर A B C। चौथा सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर मोशन A B। बच्चों मूव कर रहा है इस पाथ पे। सो इतने सारे सवाल दिया, सो तुम लोग कर लोगे। तो पहला का आंसर बताता हूं मैं, या तुम ही लोग बताओगे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन फॉर द ABC। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो तुम्हें आई कैप जे कैप में बताना है, मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2r जे कैप। एम आई राइट? डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो देखो ये चला है ऐसे, बट मुझे मतलब नहीं है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट।
सो ये वेक्टर कितना है 2rj कैप। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फॉर द मोशन a to b, इनिशियल पोजीशन ये a से b के लिए पूछा है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाउ टू राइट दिस वेक्टर, सारे बच्चे ध्यान से देखना, दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। सो सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो कि ए बी वेक्टर है दैट इज आर जे कैप प्लस आर आई कैप। दिस इज योर आंसर। अल्टरनेट मेथड बच्चों, कहो सर आपने तो डिस्प्लेसमेंट बोला था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अगर ऐसे भी लिखना, ये ज्यादा अच्छा टेक्निक है। तो ये ओरिजिन लिया हो तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो गया आर आई कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहां पे है, दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस आर माइनस जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछा होता मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड √2r, या तुम स्मार्ट बच्चे हो, इसका मैग्नीट्यूड तो ये देख रहे होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ज्योमेट्री से भी बता दोगे। तो ये दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल, फॉर द मोशन ए बी सी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, what is displacement 2r j cap, what is time, यार टाइम कैसे निकालें, टाइम कैसे निकालें। तो ये तो 10th का सवाल है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ऐसे 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 v0 से, तो टाइम विल बी, ये डिस्टेंस कितना चला है पाई आर, तो डिस्टेंस पाई आर और स्पीड v0, तो टाइम इतना नहीं हो जाएगा v0 इंटू टी, वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम, that is equal to distance travel। So your answer will be r गया 2v0 अपॉन पाई जे कैप। हमने तो मैग्नीट्यूड पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ जे कैप है तो ये हो जाएगा 2v0 अपॉन पाई। एम आई करेक्ट? तो जब ए से बी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So what is displacement r I cap plus r j cap plus r I cap,
व्हाट इज टाइम? ये डिस्टेंस, ये आर्क लेंथ कितना है? पाई बाई 2r, पाई बाई 2r। ये आर्क लेंथ कांस्टेंट स्पीड से गया है अपॉन v नॉट, ये हो गया टाइम। So average velocity is, ये r cancel, 2v naught upon pi। I cap plus j cap। Magnitude of average velocity, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 2v नॉट बाई पाई आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड √2। सो योर आंसर इज 2√2 v नॉट बाई पाई। ये आर्क लेंथ मैंने ये लिखा, तुम लोग कैसे लिखे होगे मैं बता रहा हूं। तुम लोग लिखे होगे सर ये फुल सर्किल होता है 2 पाई r, ये 1/4 है तो डिवाइड बाई 4। मैं इसको हैबिट बनाने के लिए कहता हूं, वैसे मत लिखो। मैं कहता हूं कि ये एंगल कितना है? पाई बाई 2 रेडियन, और हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है? L बाई R। सो L इक्वल टू R थीटा, L इक्वल टू थीटा इंटू R। तो ये आर्क लेंथ कितना हुआ? ऐसे लिखने की जगह पे लिखो थीटा मतलब पाई बाई 2 इंटू R। मेक इट हैबिट, ये ज्यादा अच्छे से बताएगा, ज्यादा कंफर्टेबल हो गए ऐसे लिखने के लिए। जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करो। सो बच्चों मैं सवाल दिया हूं यहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे पार्ट के लिए यहाँ पे है, और ये ऐसे मूव किया है कांस्टेंट स्पीड v नॉट से, उसी सवाल का एक्सटेंशन है, एंड रीचेस टू b। तो अभी मैं मोशन कंसीडर कर रहा हूं a टू d का। टेक एक्सिस एट शोन, मतलब इसको x एक्सिस लिया है, इसको y एक्सिस लिया है। देन राइट इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज OA, जो कि मैंने बता दिया इसका आंसर हो जाएगा r माइनस j का। फाइनल पोजीशन वेक्टर दैट इज OD वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू D। यहां भी नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, यहां पर ऑलरेडी लिख दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस ये वाला वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे लिखोगे समझ में आ जाएगा। और पांचवा सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस मोशन।